Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 सितंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नागरहोल टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, रिवर दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर। तो आपने बताना है कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्यास एंड चेनाब ओनली, ऑप्शन नंबर बी ब्यास एंड रावी ओनली, ऑप्शन नंबर सी चिनाब रावी एंड सतलज ओनली, या ऑप्शन नंबर डी ब्यास चेनाब रावी सतलज एंड यमुना। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कल से आप लोगों ने एक आर्टिकल को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा, इंडिया वर्सेस भारत। एक कंट्रोवर्सी से यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। देखो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं लगातार, जहाँ पर बोला जा रहा है सरकार जल्द ही इंडिया का जो नाम है वो बदल कर भारत करेगी। अब कहोगे दोनों एक ही तो है, हाँ वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और भारत दोनों यहाँ पर ऑफिशियल नेम्स हैं, लेकिन हम लोग आजकल इंडिया का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, भारत को जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिया से ज़्यादा मिलता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर भारत वर्ड को ऑफिशियली यहाँ पर यूज़ करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और मैं आपको एक बात यहीं पर बताना चाहूँगा, ये जो कंट्रोवर्सी है ये कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये टॉपिक, ये डिबेट कुछ भी कह सकते हो, ये कोई नया डिबेट नहीं है, बहुत पुराना डिबेट है। 2015-16 लगातार आप कह सकते हो कि ये चर्चाएं होती रही हैं, इंडिया का है या भारत का है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये पूरा विवाद उठा कैसे। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया और कल हम देख पा रहे थे ट्विटर पर ये पूरा आर्टिकल ट्रेंड हो रहा था, भारत ट्रेंड हो रहा था। तो रीज़न क्या था उसके पीछे का, ये देखो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि G20 समिट जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 9 सितंबर से कुछ दिनों तक यहाँ पर G20 समिट चलेगी। दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में आने वाले हैं, ये डिस्कशंस चलेंगे। अब मीटिंग में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जब सब लोग आएंगे तो उनको डिनर में भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। तो इन्विटेशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट भेजते हैं। तो आज तक जो भी यहाँ पर G20 या फिर कोई भी समिट का इन्विटेशन प्रेसिडेंट की साइड से गया है, वहाँ पर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया था। लेकिन पहली बार अब की बार जो हमारा नया इनविटेशन दिया गया है लोगों को, आप देख पाओगे डिनर का इनविटेशन है 9 सितंबर 2023 में, जब हमारा ये G20 का समिट चल रहा होगा इंडिया में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और इसी की वजह से जो ये कंट्रोवर्सी है ये एडैप्ट हो गई है। यहाँ पे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि बिल्कुल न्यूज़ पक्की है, आने वाले समय पर जो नाम है वो चेंज हो सकता है। और इसीलिए याद होगा मैंने आज से 2-3 दिन पहले आपको पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में पढ़ाया था। पार्लियामेंट में यूजुअली 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। इस साल का बजट सेशन समाप्त हो गया, मॉनसून सेशन भी समाप्त हो गया, विंटर सेशन अभी आएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल सेशन भी किया जाता है, अलग से वो सेशंस बैठाए जाते हैं। तो अब की बार एक स्पेशल सेशन भी यहाँ पर जल्दी होगा। G20 समिट के बाद में पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी बैठने वाला है। तो पॉसिबिलिटी है, लोगों का सोचना है या मानना यहाँ पर यह है, एक प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि जो ये स्पेशल सेशन है वहाँ पर हो सकता है कि जो ये नाम है ये ऑफिशियली इंडिया से बदलकर भारत किया जाए। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो, ये जो इन्विटेशन कार्ड है ना, ये कह सकते हो कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर, मे बी मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, बट पहली बार ऐसा ही होगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज़ किया गया है। नहीं तो अभी तक जो पुराने डॉक्यूमेंट्स या पुराने इन्विटेशंस आप देखोगे तो वहाँ पर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया था।
और यही फ़ोटो लगातार सभी जगह पे ट्वीट होती हुई नज़र आ रही है। ट्वीट के साथ साथ लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, ओपोजिशन पार्टीज़ के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। रूलिंग पार्टी के जो भी लीडर्स हैं उन्होंने वेलकम किया इस स्टेप को। उनका कहना है बिल्कुल हम लोग चाहते हैं ये होना चाहिए। इवन यहाँ पे आपको पता होगा असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने ट्विटर पर भी इस चीज़ के बारे में मेंशन कर रखा है, सीधा भारत लिख रखा है, रिपब्लिक ऑफ भारत। जबकि जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका कहना यह है कि हमने क्या किया है अभी, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी ओपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं, सब एक साथ एकजुट बना चुकी हैं और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम इंडिया रखा है। इंडिया मतलब INDIA, बीच बीच में डॉट डॉट आपको देखने को मिलेगा, ये नाम एग्जैक्टली रखा गया। तो इन ओपोजिशन पार्टीज़ का कहना यह है क्योंकि हम सब पार्टी इकट्ठा हो गई और हमने इंडिया नाम रख लिया, इस वजह से यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है, जो सरकार है, PM मोदी हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो नाम है इंडिया का, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलना चाहते हैं और एग्जैक्टली भारत रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज़ ने इकट्ठा होकर अपना नाम इंडिया रख लिया है। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे दोस्तों आपको पता होगा, आपने यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो पार्ट 1 के अंदर में ही जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट है आपने पढ़ा होगा हमेशा। ऑब्वियस सी बात है, UPSC एस्पिरेंट तो आपने डेफिनेटली कोई किताब तो पढ़ी होगी पॉलिटी की। तो आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला आर्टिकल है वहाँ पर जो सबसे पहली लाइन है वहीं पे लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया और भारत दोनों ही वर्ड का हम लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही वर्ड ऑफिशियली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बात है ज़्यादा प्रेफरेंस की, ज़्यादा इंपॉर्टेंस की। तो अभी यहाँ पर इंडिया जो वर्ड है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और ये बात भी सही है कि देखो ये जो इंडिया वर्ड है ना, ये अंग्रेज़ों के थ्रू दिया गया, ब्रिटिशर्स के थ्रू यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, तब से हम लोग यहाँ पर इस वर्ड का लगातार यूज़ कर रहे हैं। और इसको लेकर पहले भी जो कई सारे लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल RSS के चीफ हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया था कि हमें हमेशा इंडिया की जगह भारत वर्ड का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये इंडिया वर्ड है ये अंग्रेज़ों को दिया हुआ वर्ड है, ये स्लेवरी को दर्शाता है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत वर्ड का यूज़ करना चाहिए। भारत ही हमारी आइडेंटिटी है। और इसी दौरान आप लोगों ने देखा होगा जो प्लेन्स होते हैं, स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री का जो आपने एरोप्लेन देखा होगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर वो अलग अलग कंट्रीज़ के विजिट पर जा रहे हैं, उस प्लेन के ऊपर भी अब भारत लिख दिया गया है। बड़े बड़े साइज़ में आप लोगों ने भारत हमेशा लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो वर्ड है इसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है पिछले कुछ समय पर। इसको लेकर हो सकता है कि अब की बार जो स्पेशल सेशन की मीटिंग बैठेगी हमारे पार्लियामेंट के अंदर में, इसको लेकर कुछ किया जाए। और दोस्तों ये जो भारत वर्सेस इंडिया है ना, जैसे मैंने आपको बोला ये डिबेट बहुत पुराना है, लंबे समय से यहाँ पर ये डिबेट छिड़ा हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल इशू है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्ड्स में हमेशा से हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो टर्म है भारत, भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि एंशंट ओरिजिन का टर्म आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबे समय पहले इवन यहाँ पर भारत जो वर्ड है इसके बारे में कई सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गया, वहाँ पर हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन कर रखा है वर्ड भारत। उसके साथ साथ पुराण के अंदर भी भारत जो वर्ड है वो मेंशन किया गया है। तो ये जो वर्ड है ना भारत, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशो कल्चरल आइडेंटिटी को भी यहाँ पर दिखाता है। बहुत लंबे समय से, बहुत एंशंट समय से यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ होता हुआ आ रहा है। जबकि जो इंडिया है, इंडिया वर्ड इंडस नदी से ड्राइव करता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन जो ये वर्ड है इंडिया, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया था ग्रीक हिस्टोरियंस के थ्रू। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको अडॉप्ट किया, जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था इंडिया में, ठीक है, उन्होंने कब्जा रखा था, तो उस समय पर इन्होंने इंडिया को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और इंडिया वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। लेकिन जो हमारे क्रिटिक्स हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये इंडिया है ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉलोनियल लेगेसी को, अभी भी यहाँ पर एक स्लेवरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये जो अंग्रेज़ हैं उनको अभी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ब्रिटिशर्स के रूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो वर्ड है इंडिया, इसको हटाना चाहिए। इसको हटाकर यहाँ पे हमें भारत वर्ड का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों बात यहीं पर नहीं रुकती है, इससे पहले ये मुद्दे इतने बड़े हो चुके हैं कि इवन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी पहले ये मुद्दा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में साल 2020 में, उससे पहले साल 2015 में भी जो पिटीशंस है वो यहाँ पर फाइल करी गई हैं कि जो नाम है उसको चेंज किया जाए, इंडिया नेम को ड्रॉप किया जाए और भारत वर्ड को अडॉप्ट किया जाए, भारत वर्ड का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करें। और अगर हमें चेंज करना भी होगा तो इसके लिए यहाँ पे संविधान में बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। ये अपने आप में संविधान का एक सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीधा हमें आर्टिकल के अंदर चेंजेस करने होंगे। जो ये वर्ड है इंडिया, उसको हटाकर यहाँ पे भारत करना होगा।
खैर ये जो पूरा का पूरा पिटीशन डाला गया था कोर्ट के अंदर में, कोर्ट ने यहाँ पर इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, इसको सुनवाई करने से मना कर दिया था। अबे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि मैं एक हर आर्टिकल को बहुत डिटेल से आपको हर एक एस्पेक्ट क्लियर करवा रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या ऐसा कोई और कंट्री कर चुका है या केवल स्पेशल भारत ही है? यानी कोई और जो देश हैं वो ऐसा कर चुके हैं, अपना नाम बदल चुके हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो अपना नाम बदल चुकी हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा भारत के पड़ोसी देशों की, जैसे इंडिया का पड़ोसी देश श्रीलंका। जस्ट श्रीलंका आपको नीचे देखने को मिलेगा। पता है श्रीलंका का नाम स्टार्टिंग में श्रीलंका था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने कॉलोनियल रूल के दौरान श्रीलंका का नाम सीलोन रख दिया था। आपको पता होगा कई बार यहाँ पर ये वर्ड न्यूज़ में रहता है सीलोन। लेकिन 1972 में दोस्तों श्रीलंका ने अपना जो ये वर्ड है, ये जो श्रीलंका का नाम है सीलोन, इसको बदल दिया और इसको बदल के वापस से श्रीलंका रखा, और आज हम लोग इसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर अंग्रेज़ों के थ्रू दिया गया वर्ड था सीलोन। अब ऐसे ही खेल, ये तो हमारा हो गया एक पड़ोसी देश जो श्रीलंका है। दूसरा पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार। अब दोस्तों म्यांमार के साथ में हम तो एक बहुत बड़ी बाउंड्री भी लगाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि म्यांमार का नाम पहले म्यांमार था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, म्यांमार का नाम जो है बर्मा रख दिया था। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे बर्मा वर्ड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या कि इन्होंने भी यहाँ पर अपना जो नाम है वो बर्मा से हटाकर यानी वापस से म्यांमार कर दिया। तो दोस्तों ये तो मैंने भारत के पड़ोसी देश के एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद अगर आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे तो कई सारी कंट्रीज़ जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड, तो डच हुकूमत ने हॉलैंड नाम रख दिया था उसका, हॉलैंड से फिर बाद में इन्होंने नीदरलैंड करा, आज हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे मैसेडोनिया का नाम सुना होगा। अब फॉर एग्जांपल थाईलैंड का एग्जांपल ले लो। अब थाईलैंड में वैसे तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो ये फ्रांसीसी हैं इनका कोई ऐसा प्रभाव पड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे सदियों तक जो राजा हैं उनका शासन हुआ करता था थाईलैंड के अंदर में। तो उस समय पर यहाँ पे थाईलैंड को सियाम के नाम से जानते थे। फिर 1939 में देश ने जो संवैधानिक राजतंत्र है उसको अपनाया, और उसके बाद यहाँ पर जो उसका नाम है वो बदल गया। और ऐसे और भी कंट्रीज़ के दोस्तों एग्जांपल हैं, जैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, श्रीलंका, म्यांमार, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, जर्मनी, माली, ये कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर नाम चेंज कर रखे हैं। तो ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता हुआ नज़र आया। बट मैंने एग्जांपल आपको थोड़ा सा और ज़्यादा नेबर जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर आपको सटीक तरीके से दिए थे। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या डिसीजन है, आप लोगों की क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे के पूरे डिबेट को लेकर, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोग ज़रूर से अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना कि क्या वाकई में हमें इंडिया को भारत की तरह बुलाना चाहिए या इंडिया ही बोलना चाहिए। और आज तो हम वैसे भी दोनों वर्ड का ही यूज़ करते हैं, आपको पता होगा इंडिया भी बोला जाता है, भारत भी बोला जाता है। बट अगर यहाँ पर दोनों में से एक लेना हो तो आप कौन सा यहाँ पर चूज़ करोगे, उसको लेकर नीचे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से मेंशन करना। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो क्लियर हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ही आपको दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा, और केवल फ्रंट पेज पर नहीं, मैं आपको बता दूं पूरा न्यूज़पेपर आज इसी आर्टिकल से भरा हुआ है। पेज नंबर 12 पर 4-5 आर्टिकल हैं, पेज नंबर 13 पर 6-7 आर्टिकल है, पूरा न्यूज़पेपर इन्हीं आर्टिकल से भरा पड़ा है। जैसा आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख पाओगे कि यहाँ पे अब अपोजिशन पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला, ममता बनर्जी ने क्या बोला, सारे के सारे आर्टिकल भरे पड़े हैं। ये पूरा पेज यहाँ पे उसी टॉपिक को डेडिकेट कर दिया गया। इतना ही नहीं, आप अगला आर्टिकल भी देखो, इस प्रकार से यहाँ पर भारत वर्सेस इंडिया पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आर्टिकल्स कवर करे गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगले पेज पर भी देखोगे, यहाँ पर भी सारे आर्टिकल उसी टॉपिक को लेकर मेंशन करे गए हैं। खैर, तो एग्ज़ाम के लिए आज हमारे पास में न्यूज़पेपर में ऑलरेडी बहुत कम आर्टिकल हैं, लेकिन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि एक आर्टिकल ये वाला, ये हमारे काम का है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे के बारे में। तो अभी दोस्तों आपको बताया कल 5 सितंबर था, टीचर्स डे था, और बहुत सारी विशेष आप लोगों ने दी, बहुत सारे विशेष, हज़ारों विशेष यहाँ पर मेरे पास में आई हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एक बात बोलना चाहूँगा, टीचर वही नहीं है कि केवल यहाँ पर आप जिससे पढ़ रहे हो वही केवल टीचर नहीं है। टीचर यहाँ पे आपका कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, जो कि आपको सिखा रहा हो। और आपको पता है हम सबसे सीखते रहते हैं और सीखना भी चाहिए। अच्छी बात अगर सीखने को मिल रही है, चाहे वो बच्चे से हो चाहे वो बुज़ुर्ग से हो, तो हमेशा सीखना चाहिए। वो हमारे लिए लाइफ में आगे इम्पोर्टेंस को ही ऐड करेगा, ठीक है। ऐसा भी होता है ना, हम लोग सोचते हैं यार अरे इसकी बात क्या सुनना, छोटा ही तो है। ऐसा नहीं है, अगर वो बात सही कह रहा है, आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ यार ये बात तो है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वहाँ से हमें सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए। तो लाइफ में आप जिससे भी सीख रहे हो, हर एक वो टीचर है, आप भी टीचर हो। और इसीलिए ध्यान से सुना करो, चाहे कोई भी बोल रहा हो।
अपनी सुनने की कैपेसिटी बढ़ाओ, बोलने की कैपेसिटी कम करो। सुनो, चीज़ों को समझो, समझने के बाद बोला करो। समझ गए? कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आराम से आपने सुन लिया, आपने थोड़ा समय लगाकर समझा, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू को ऐड करती रहेगी, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग यहाँ पे मजाक में ले लेते हैं, मजाक में लेके जी रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी को कभी मजाक नहीं बनाना है। ठीक है, मजाक मजाक में जी रहे हो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लगातार टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यार ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी ऐसे दौर दिखा देती है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। भगवान करे आपके साथ में कभी कुछ ऐसा ना हो, सब कुछ बढ़िया से चलता रहे, आप हमेशा खुश रहो, आपकी फैमिली को आप हमेशा खुश रखो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप खुश हो, सबसे पहली बात आपके माता पिता खुश हैं, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे क्या ही दिक्कत है, आप भी खुश रहोगे आगे। लेकिन अगेन, ये सब तभी होगा जब लाइफ को मजाक में नहीं लोगे, बिल्कुल भी। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सर मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं फ़ोन के प्रति एडिक्ट हूँ, रील्स देखने में एडिक्ट हूँ, मैं बस खाली यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए 10 मिनट के लिए यहाँ पर ओपन करता हूँ और 10 मिनट मेरा 2 घंटे में बदल जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप सीरियस नहीं हो जो भी आपका गोल है उस चीज़ को लेकर। अगर आप सीरियस होंगे तो यहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करोगे। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ यार, आपने सुबह का ये वीडियो देखा, करंट इश्यूज़ जो भी पढ़ने हैं वो पढ़े, उसके बाद तो आपने सीधा किताब से ही तो पढ़ना है ना। फ़ोन ऑफ कर दो अपना, किताब से यहाँ पे पढ़ाई को शुरू करो। आपने बिल्कुल भी यहाँ पर मजाक नहीं करना है। और ऐसा नहीं, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं सर मुझसे छूट ही नहीं रहा है फ़ोन, आपने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। ऐसा क्या काम है जो हो नहीं सकता? ज़रा कुछ दिन अपनाओ। जो ये प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला, सुबह पढ़ाई कर ली, फ़ोन को यहाँ पे रख दिया यार बंद करके, फ्लाइट मोड पे लगा के, या कैसे भी ऑफ करके, स्विच ऑफ करके रख दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, वहाँ पे लॉक लगा के रखवा दो। ठीक है, लॉक लगा के यहाँ पर रख दो, चाबी किसी और को दे दो, बस थोड़े टाइम के लिए। बार बार यार मन भागता है यहाँ कि यार मुझे फ़ोन चाहिए। मेरे साथ भी पहले ऐसा हुआ करता था, बट यहाँ पर अभी ना बिल्कुल फ्री है माइंड। फ्री है मतलब कि ऐसा कोई एडिक्शन पाला नहीं है। इस चक्कर में मैं ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, मैं देख भी नहीं पाता हूँ। फिर अपने काम में लग जाओ यार, वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि पता है, जो कंटेंट आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, उसको ना कहीं माइंड में प्रोसेस होने में भी समय लगता है। और आप यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फालतू की चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हो, ये टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, आपके माइंड के अंदर में ज़्यादा डेटा आप जनरेट करो, उसको प्रोसेसिंग करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। मैं मानता हूँ एन्जॉयमेंट चाहिए लाइफ के अंदर में, लेकिन वो एक लिमिट में होता है। ऐसा नहीं आप यहाँ पर पूरी उसको क्रॉस ही कर दो कि एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट है, बाकी यहाँ पर जो हार्ड वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं होता। और बात रही एडिक्शन की, तो कुछ दिनों के अंदर छूट जाएगा, बिलीव मी, अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में। हाँ, आपने कुछ सोचा है उसके हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप विश्वास करना, ये चीज़ें ज़रूर से यहाँ पर आपको बिल्कुल मतलब जो एडिक्शन वो तोड़ देंगी कुछ ही दिनों के अंदर। कम से कम 15-20 दिन तो यार करके देखो। समझ गए? चलो, आज बहुत सारी बातें हो गई, माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी लोग यहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे कि सर यहाँ पे काफ़ी बातें करने लगे वीडियो के अंदर। यार मैं बहुत कमी से करता हूँ, आज से कई दिनों पहले मैंने ये बातें की होंगी, आज फिर से कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे बात आ गई थी नेशनल टीचर्स डे की। कई सारे लोगों ने कल अपनी प्रॉब्लम शेयर की हैं, बहुत सारी कई सारे मैसेजेस आए। उस वजह से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी ना, ये थी सोशल मीडिया एडिक्शन। उसको लेकर मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर ही सुझाव दे रहा हूँ। समझ गए? चलो आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे, ये अभी यहाँ पर अवार्ड दे दिए गए। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 75 टीचर्स को यहाँ पर सम्मानित किया है इस अवार्ड से। उन टीचर्स के नाम दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। वो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो ध्यान रखना है वो है हमारा इस अवार्ड। इस अवार्ड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो कि वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अवार्ड को लेकर पिछले कुछ समय पर कुछ क्वेश्चंस बने हैं। समझ गए? तो नेशनल टीचर्स अवार्ड, तो इस अवार्ड का जो मेन पर्पज़ है वो है यहाँ पर कि जो हमारे देश के सबसे फाइनेस्ट टीचर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका योगदान कितना है, उसको सेलिब्रेट करना, उनको सम्मानित करना उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, जिन्होंने हमेशा से कोशिश की है यहाँ पर बच्चे का भविष्य इंप्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने में, जो बच्चों के जीवन है उसको वैल्यू से भरने में। समझ गए? तो ये जो अवार्ड है इसको हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर देते हैं, और 5 सितंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। कल भी 5 सितंबर था, आप देख पाओगे ये जो टीचर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये जो अवार्ड है इसके अंदर में एक सिल्वर मेडल होता है दोस्तों, एक सर्टिफिकेट होता है, और साथ ही साथ में 50,000 रुपये का कैश प्राइज़ भी होता है। और इस साल यहाँ पे
जो अवार्ड का स्कोप है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ टीचर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी की साइट से सेलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ में ये तो पहले भी सेलेक्ट होते थे, लेकिन अब से यहाँ पर कुछ टीचर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की साइट से भी सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इस अवार्ड का एक्सपेंशन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हम इंडिया में क्यों करते हैं? टीचर्स डे आपको पता होगा हर साल 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है पता है? 1962 से, 1962 से लगातार सेलिब्रेशन चलता है। यहाँ पे हम लोग टीचर्स, एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स जो सब भारत में हैं, इनका योगदान को हम लोग यहाँ पर सम्मानित करते हैं। आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, ये भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनके बर्थडे को ही बेसिकली एज अ टीचर्स डे की तरह यहाँ पर देखा जाता है। समझ गए? दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे राधाकृष्णन जी के जब बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था तेलुगु फैमिली में, स्पेशली तमिलनाडु के तिरुतनी टाउन के अंदर में 5 सितंबर 1988 में। तो जैसे मैंने बोला ना, जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है, बेसिकली जो इनका बर्थडे है, उसी दिन पर यहाँ पे टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होता है। इनका जन्म भी 5 सितंबर 1880 में हुआ था। फिर अकेडमिक्स की बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पर फिलॉसफी पढ़ी क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक प्रोफेसर बने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, तो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट ये थे। दूसरे प्रेसिडेंट यानी सेकंड प्रेसिडेंट जो थे, सेकंड राष्ट्रपति थे, वो भी यहाँ पर ये बने। सेकंड राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 1962 से लेकर 1967 तक। साथ ही साथ में यहाँ पर जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सोवियत यूनियन, उसके पद पर भी यहाँ पर ये रहे 1949 से लेकर 1952 तक। साथ ही साथ में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पर ये चौथे वाइस चांसलर बने 1939 से लेकर 1948 तक। तो एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका शुरुआती तौर से रहा है। फिर बात की जाती है रिकग्निशन की, तो 1984 में, उस समय तक इनकी डेथ हो चुकी थी। तो डेथ के बाद यहाँ पर इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, कुछ आइडियाज़ हैं इनके जो कि अलग अलग यहाँ पर चर्चा में रहते हैं, जैसे रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, काल्की और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, एन आइडियलिस्टेड व्यू ऑफ लाइफ, द रिलीजन वी नीड, इंडिया एंड चाइना, गौतम द बुद्ध। इस प्रकार के जो नोटेबल वर्क्स हैं वो इनके थ्रू यहाँ पर लिखे गए हैं। समझ गए? तो आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। तो आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बैकग्राउंड डेटा दिया है वो है। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस ग्रुप में डेली बेसिस पे करेंट नोट्स पीडीएफ दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने नेशनल टीचर अवार्ड के बारे में डिस्कशन किया, आर्टिकल का बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, तो उसको उतारने की या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। उन पीडीएफ का प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने हमेशा के लिए केवल 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इस जो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है वो और भी आसान है। व्हाट्सएप पर जाना, इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना कि मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा। आपको बिल्कुल पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, आप पूरे डेमो को चेक कर सकते हो, समझ सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कैसे आप उनके बेनिफिट्स उठा सकते हो। उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में आप लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी दोस्तों जो मैं बात हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। वापस आते हैं सेशन पर। तो यहाँ पे वर्ल्ड पेज पर हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है म्यांमार वॉन्ट बी अलाउड टू लीड आसियान इन 2026 इन ब्लो टू जनरल्स। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आसियान क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसके अंदर आपको 11 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। एक कंट्रीज़ जो तिमोर लेस्ते है वो रिसेंटली यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ये सारी कंट्रीज़ हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा तो सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10-11 कंट्रीज़ हैं। अब होता क्या है कि हर साल यहाँ पर इनका रोटेशनल बेसिस पर जो लीडरशिप है वो चलती रहती है, यानी रोटेशन वाइज। सपोज़ यहाँ पर कभी इंडोनेशिया, कभी फिलीपीन, ऐसे यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को लीड करती हैं। अब क्या है, 2026 में म्यांमार की बारी आने वाली है।
म्यांमार इसको लीड करेगा। लेकिन अभी से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम म्यांमार को लीड नहीं करने देंगे इस ग्रुप को। रीज़न क्या है? म्यांमार के हालात। आपको पता होगा म्यांमार के अंदर में कू हो चुका है और आज से नहीं, साल भर से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ये कू हुए हुए, तख्ता पलट हुए हुए। म्यांमार में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक समय पर आज से 2 साल पहले बढ़िया डेमोक्रेसी हुआ करती थी। इलेक्शंस के माध्यम से एक पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आती थी, सब कुछ बढ़िया चला करता था। अब क्या है, एकदम से अचानक से एक रात के अंदर अंदर यहाँ पर वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर दिया और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह यहाँ पर इनको हटा दिया, ख़त्म कर दिया। जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, हाउस अरेस्ट करके रखा। कई सारे लीडर्स काफ़ी चर्चा में रहे, लंबे समय तक रहे। तो अब क्या है, म्यांमार के अंदर में पूरा तख्ता पलट है। सारी पावर्स म्यांमार की मिलिट्री के हाथ में है और मिलिट्री जैसा कहेगी वैसा चलेगा। इवन आप ये देखोगे बीच में ना म्यांमार के लोग सड़कों पर उतर कर आए और उतर के आने के बाद में प्रोटेस्ट करना शुरू किया उन्होंने कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे पास में वोटिंग पावर आनी चाहिए। लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो म्यांमार की मिलिट्री ने उन लोगों को मारना शुरू किया। आप ये इमेजिन करो, म्यांमार एक ऐसा देश जहाँ की मिलिट्री उसी देश के लोगों को मार रही है और कई लोग मारे गए। बहुत सारे डेटा तो बाहर नहीं आया, लेकिन बहुत सारा डेटा ऐसा बोलता है बहुत कगार में लोग मारे गए इस पूरे के पूरे तख्ता पलट के दौरान। डेमोक्रेसी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। तो इसी चीज़ को देखते हुए, म्यांमार के हालात को देखते हुए बोला जा रहा है कि जो म्यांमार है इसको हम लोग आसियान 2026 में लीड करने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट है और मिलिट्री गवर्नमेंट कभी लीड नहीं करेगी इस आसियान ग्रुप को। और आसियान का एक मेंबर है म्यांमार, आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने बोला है, म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगभग अपने ही 4000 से ज़्यादा नागरिक मार दिए, 24,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। अपनी ही मिलिट्री अपने ही लोगों को मार चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर इसको अभी लीड करने नहीं दिया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग आसियान ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आसियान के अंदर में वैसे टोटल ये 10 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आप तिमोर लेस्ते को और ऐड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएंगी। तो ये 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? म्यांमार से इधर देखोगे तो आपको इंडिया नज़र आएगा। इंडिया म्यांमार के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, पता है ना। तो ये म्यांमार हो गया। उसके बाद में लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कैम्बोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और साथ ही साथ में फिलीपींस। और आप तिमोर लेस्ते देख सकते हो, उसको भी यहाँ पर ऐड करने के लिए जो इन्विटेशंस वगैरह हैं वो सब यहाँ पर तैयार किए गए थे, वो सब यहाँ पर दिए गए थे। आई होप दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकल क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज हमारा बिजनेस पेज देखेंगे, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल्स को। 2 आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। अब दोनों में ये तो खैर ऊपर की बात होने वाली है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से स्पेशली, लेकिन बराबर वाला जो आर्टिकल है ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, आपको पता होगा कई बार मैंने आपको PMI के बारे में बता रखा है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में पढ़ा रखा है। पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ को लेकर कि अगस्त के महीने में जो हमारा सर्विसेज का PMI है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़िया ग्रो करता हुआ नज़र आया। मतलब फिर भी ग्रोथ है, लेकिन जुलाई के जितनी ग्रोथ नहीं है जितनी जुलाई में थी। ये डेटा दोस्तों हमारे अगस्त के महीने का है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अभी सितंबर के महीने में हैं। कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था चलो ठीक है सितंबर में हम लोग, लेकिन अभी सितंबर का शुरुआती दौर है। तो सारा डेटा अगस्त के महीने में कितनी महंगाई रही है ना। अगस्त के महीने में सर्विसेज, गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस लेवल पर रही है, उसको लेकर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, अलग अलग जो डेटा है वो आता रहेगा कि अगस्त के महीने में किस प्रकार का सिनेरियो रहा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। आज 6 अगस्त ही तो है, तो यहाँ पर आर्टिकल आया है जिसमें बोला जा रहा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI को रिलीज़ कर दिया गया है। और ये इंडेक्स बेसिकली सर्विसेज को लेकर है, गुड्स को लेकर भी आता है, ये सर्विसेज को लेकर भी आता है, स्पेशली यहाँ पर अभी सर्विसेज को लेकर है। बोला जा रहा है कि इस PMI इंडेक्स को, इसका जो स्कोर है आपकी बार हमारे अगस्त के महीने के अंदर में वो 60.1 का है, जबकि जुलाई में ये स्कोर 62.3 का था। तो जुलाई से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सही है, ग्रोथ यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ गए? तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या ये नंबर्स, ये स्कोर्स पूछे जाते हैं? कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। आपने कभी भी इसके बारे में ध्यान में नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। ये हमेशा चेंज होते हैं, हर महीने चेंज होते हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो ध्यान रखना है वो आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो क्या है, कैसे रिलीज़ होता है, कौन रिलीज़ करता है, कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आप समझते हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। होता यहाँ पर यह है कि सर्वे किया जाता है, कैसे? एक पर्टिकुलर एरिया की जो अलग अलग यहाँ पर कह सकते हो कि बिजनेसेस हैं,
उन बिजनेस में जाके पूछताछ की जाती है, भाई पिछले महीने के कंपैरिजन में अब की महीने की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही, पिछले महीने के कंपैरिजन में अब की बार का आपका सर्विसेज सेक्टर कैसा रहा है, ग्रोथ हुई है या कैसा हुआ है। तो वो जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्हीं के माध्यम से सारा का सारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। जगह जगह पर यहाँ पर पूछताछ करने के बाद में इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। समझ गए। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पज़ होता है, मेन इसका जो एम है वो है कि हमारे देश की करंट और फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस कैसी हैं उसको लेकर इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान में रखना होगा कि ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी जो यहाँ पे न्यूज़ में वो सर्विसेज सेक्टर वाला है, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला 2 दिन पहले रिलीज़ हो गया था। और इसी पीएमआई के अंदर में सारा का सारा जो इंडेक्स है वो तैयार करने के बाद में इसमें स्कोर दिया जाता है या नंबर दिया जाता है 0 से लेकर 100 के बीच में। 0 से लेकर 100 के बीच में नंबर दिया जाता है। और इस 0 से 100 के बीच के अंदर अगर किसी महीने को यहाँ पे 50 से ऊपर नंबर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आप देख पाओगे चाहे वो जुलाई हो चाहे वो अगस्त हो, इन दोनों में हमारा 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये स्कोर है, यानी 50 से ऊपर है। तो 50 से ऊपर है मतलब उस महीने में हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो ग्रो हुआ है। या ऐसी सिनेरियो अगर मैन्युफैक्चरिंग में होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है। 50 से ऊपर है तो एक्सपेंशन देखने को मिला है। लेकिन अब इसी को हम लोग पिछले महीने से कंपैरिजन कर दें तो, यानी अभी जुलाई और अगस्त को कंपैरिजन कर दे तो जुलाई में 62 था और अगस्त में 60 है, तो जुलाई के कंपैरिजन में तो अब की बार अगस्त के महीने में थोड़ा सा कम सर्विस सेक्टर ग्रो किया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मंथली वाइज कंपैरिजन हो गया। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाता है तो 50 से जब ऊपर का स्कोर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, तो यानी कि एक्सपेंशन हुआ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। और अगर केवल 50 है मतलब कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, 50 से कम मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अब की बार यहाँ पर घाटा देखने को मिला है। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये कब रिलीज़ होता है। देखो मंथ की शुरुआत में रिलीज़ होता है, सितंबर ही तो चल रहा है, सितंबर की शुरुआत ही तो है, आज 6 दिन ही तो है, तो मंथ की शुरुआत में यहाँ पर इसको रिलीज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, रिलीज़ कौन करता है, कौन तैयार करता है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार करने वाली बॉडी है IHS मार्केट। ये लगभग 40 से ज़्यादा देशों के लिए यहाँ पर इस प्रकार का PMI को तैयार करती है। IHS मार्केट एक ग्लोबल लीडर है इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स के मामले में, और ये हमारा S&P का एक हिस्सा है। S&P आप समझते होंगे जो कि यहाँ पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करती है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये हमारी कई तरीके से मदद करता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की तरह ही एक और इंडेक्स आता है जिसको हम लोग IIP के नाम से जानते हैं, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वो अभी जल्दी न्यूज़ में आने वाला है। तो क्या PMI और IIP दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोस्तों यहाँ पर इनके बीच में ज़्यादा कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर दोनों में आप कह सकते हो कि अलगाव थोड़ा अलग है। ठीक है, IIP अलग चीज़ है और PMI अलग चीज़ है। जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कवर करता है। हमारे भारत की जो 8 मेजर इकॉनमीज़ हैं उनको 8 मेजर सेक्टर्स हैं उनको कवर करने का काम करता है। ठीक है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है PMI से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है IIP, आपने ध्यान में रखना है। और IIP को लेकर तो UPSC क्वेश्चन भी पूछ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को क्यों लेकर आते हैं, जब IIP है तो क्यों लाना। क्योंकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमारी इकॉनमी को लेकर एक रिलायबल, एक विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं दुनिया में बिजनेस एक्टिविटी को लेकर अगर सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ट्रैक की जाती है तो वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन ट्रैक की जाती है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात यहाँ पर ये भी बोली जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है। हमारा जो केंद्र सरकार है, हमारी जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक को अगर कोई इंटरेस्ट रेट सेट करना हो, ब्याज का दर सेट करना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन में, डिसीजन मेकिंग में भी PMI का यूज़ होता है। सिंपल। तो बिजनेस सेक्शन में इस तरीके से आपने इकॉनमी का आर्टिकल पढ़ना भी ऐसे ही था, क्योंकि एग्जाम में आपको वो हेल्प करेगा जो मैंने आपको बैकग्राउंड डेटा में बताया। वहीं से क्वेश्चन पहले भी बने हैं और आगे भी बनेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बराबर में एक आर्टिकल और देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने बोला है कि भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको खतरा है क्रिप्टो से और टैक्स हेवन से। कई बार कई सारे लोग यहाँ पर टैक्स चोरी कर लेते हैं, टैक्स बचाकर बाहर नई कोई यहाँ पे फ्रॉड कंपनी बना दी, उसमें इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। टैक्स से बचने की यहाँ पर काम की जाती है। और बड़े बड़े पेपर्स, पैंडोरा पेपर्स और ऐसे पेपर्स रिलीज़ होते हैं, आपने देखा होगा भाई, भूकंप आ जाता है कि भाई इतने लोगों ने, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इतना इतना पैसा विदेशों में छुपा रखा है।
समझ रहे हो ना इस बात को। तो ऐसे भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर टैक्स कम लगता है या टैक्स छुपाने का आप कह सकते हो कि एक फैसिलिटी मिल जाती है, उनको टैक्स हेवन के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो सरकार का फाइनेंस है वो इतना जनरेट नहीं हो पाएगा। और इसी में क्रिप्टो करेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। क्रिप्टो करेंसी को ऊपर रेगुलेशन वगैरह है नहीं, इसके ज़रिए भी आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को देखने को मिलते हैं। ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बात में मेंशन कर रखी है, उसके अलावा कुछ खास ऐसा है नहीं। आगे आते हैं, चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक और छोटा सा आर्टिकल दोस्तों आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है, आदित्य L1 जब तक ये अपने L1 पॉइंट तक नहीं पहुँच जाता तब तक ऐसा ये न्यूज़ में चलता रहेगा। तो अभी इसने पहला ऑर्बिट क्लियर किया था, कल मैंने आपको बताया था, अब ये नए ऑर्बिट में आ चुका है। तो इस तरीके से पहले ये पृथ्वी के कई सारे चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो कई सारे चक्कर लगाएगा, तो एक ऑर्बिट बदल के दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट बदल के तीसरे ऑर्बिट में, इस प्रकार से जैसे जैसे ऑर्बिट बदलेगा लगातार यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों दो आर्टिकल्स आपको, 2-3 आर्टिकल G20 समिट को लेकर देखने को मिलेंगे। अगेन ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, G20 समिट अभी होने दो, थोड़ा तसल्ली रखो, पेशेंस रखो। G20 समिट 9 सितंबर को जैसी होगा आपके पास में कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आएंगी भाई एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कल ही मैंने आपको फ्रंट पेज पर बताया था कि जो जी जिनपिंग है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, ये अब की बार अटेंड नहीं करने वाले हैं G20 को, व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी निकल कर आ रहा है, व्हाइट हाउस की साइड से बोला जा रहा है कि जो पीएम मोदी और साथ ही साथ में जो बाइडन है, इनके बीच में एक बायलैटरल टॉक भी होने वाली है। फ्राइडे में बैठकर डिस्कशंस होने वाले हैं दोनों के बीच में। ऐसी भी यहाँ पर कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, समझ गए। तो अगेन G20 को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, कुछ खास ऐसा रेलिवेंट है नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा वेट करो, 9 सितंबर 10 सितंबर का वेट करो, आपके सामने यहाँ पर एक कंफर्म डेटा आएगा। तो आपने इधर उधर माथा वाथा मारने की ज़रूरत है नहीं कि भाई यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, कुछ नहीं, एक परफेक्ट डिटेल आपके पास में होगी। हाँ दोस्तों, एडिटोरियल लेंगे हम बिजनेस लाइन से, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें पूरा डिस्कशन करना है। एग्ज़ाम के लिए ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन यहाँ पर बिजनेस लाइन भी आपको पता होगा, द हिंदू का ही एक इनिशिएटिव है। बहुत ही शानदार आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पे राइटर के थ्रू। ये बात करते हैं क्या जो ये प्रणाम है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है हमारी खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्या ये फर्टिलाइज़र के सब्सिडी बिल को कम कर पाएगी। फर्टिलाइज़र का मुद्दा भारत में कितना ज़्यादा बड़ा है आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट पॉइंट बहुत बड़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। तो दो राइटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौशिक बासु हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर कुशांकुर दे हैं। इन दोनों ने मिलकर बहुत डिटेल से मेंशन किया है फर्टिलाइज़र के इस इशू को, भारत में कितना बड़ा इशू है खाद का, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, आगे क्या करना चाहिए, प्रणाम क्या कैसे काम कर सकता है, वो यहाँ पर समझाया गया। आओ डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना, वो भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है, समझ गए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहली चीज़, इस एडिटोरियल को राइटर ने क्यों लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि अब की बार साल 2023-24 का जो बजट है, इस बजट ने पीएम प्रणाम को लॉन्च किया, ठीक है। पीएम प्रणाम क्या है, पहले आप इसकी फुल फॉर्म को समझो। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म है, पीएम तो अलग हो गया, प्राइम मिनिस्टर। प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट अम्लरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो हम पूरे यहाँ पे मदर अर्थ की बात कर रहे हैं, उसको रिस्टोर करना, अवेयरनेस करना, उसके बारे में नरिशमेंट करना, उसको नरिश करना, बेसिकली ये सारा हमारा पर्सपेक्टिव है पीएम प्रणाम के अंदर में। और जो 2023-24 का बजट है, इसके दौरान पीएम प्रणाम को लॉन्च किया गया ताकि हम अपने देश में जो ये फर्टिलाइज़र्स, जो हम खाद का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह हम इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करें। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो और ज़्यादा डिटोरेट हो रहा है, और ज़्यादा यहाँ पर बेकार होता चले जा रहा है, ठीक है। इससे मिट्टी की हेल्थ ख़राब हो रही है, क्रॉप ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं उग पा रही हैं, और ये ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह हमें कुछ इसके ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए। अब बायो फर्टिलाइज़र कौन से खाद होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, समझ गए। तो इसी पर्सपेक्टिव से ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है। तो पीएम प्रणाम स्कीम फुल फॉर्म आपने समझा। इस स्कीम का जो मेन मकसद है वो ये है केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, और केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह जो इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स है, इसके बजाय आप दूसरे कौन से खाद यूज़ कर सकते हो उसको प्रमोट करना। इससे क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सरकार सब्सिडी दे रही है, पैसों की छूट दे रही है, वो भी बचेगा, और इससे बहुत सारा पैसा सरकार कमा पाएगी, समझ गए। इससे बहुत सारा पैसा सरकार का बच पाएगा, क्योंकि अभी सरकार करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर आप कह सकते हो इन केमिकल फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी के तौर पर दे रही है।
और जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बंद करके इसके ऑल्टरनेटिव का यूज़ करना शुरू करेंगे, इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा वेट करो, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इससे हमारा भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो पूरा कृषि क्षेत्र है, वो और मजबूत होगा। आने वाले समय पर क्लाइमेट चेंज की दुविधा और बढ़ने वाली है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश का आता पता है नहीं, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार के सिनेरियो से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर लड़ पाएगा। लेकिन कब? जब हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी केमिकल फर्टिलाइज़र का जो कंजम्पशन है वो पिछले 3 सालों में इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब बोला जा रहा है कि इसी स्कीम के अंदर में एक मेन फोकस ये भी है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको 50% तक सब्सिडी सेविंग्स मिलेंगी, कुछ सपोर्ट के माध्यम से, एसेट क्रिएशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के माध्यम से, अवेयरनेस जनरेशन के माध्यम से। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होंगी ये ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र यूज़ करने पर मिलेंगी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़, तो दोस्तों जो भी स्टेट्स अगर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से। इसमें यहाँ पे हम फार्मर्स का पार्टिसिपेशन, पंचायत का पार्टिसिपेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि फर्टिलाइज़र का इस यूज़ को कम किया जा सके, थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। इसके बदले यहाँ पर जो नॉर्मल बायो फर्टिलाइज़र्स है उनका यूज़ किया जा सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर इतना ज़्यादा यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं इन फर्टिलाइज़र के ऊपर, खाद के ऊपर में, तो इसके यूज़ से दिक्कत क्या है ये बताओ भारत में। सबसे पहली दिक्कत पता है दोस्तों क्या है? फर्टिलाइज़र का हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके बीच में एक इम्बैलेंस बना हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब यह है कि भाई फर्टिलाइज़र होता है तो एक अच्छी मात्रा में वो लगना चाहिए। जैसे अगर हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो एक जो रिकमेंडेड रेशियो है वो 4:2:1 का है, यानी कि 4, मतलब कि कह सकते हो 4:2:1 किस में बटा हुआ है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 4% नाइट्रोजन, 2% फॉस्फोरस और 1% यहाँ पर पोटेशियम, इस प्रकार का रेशियो होना चाहिए हमारे फर्टिलाइजर्स का। लेकिन ऐसा रेशियो एक्चुअल में नहीं है, ये तो रिकमेंडेड है। एक्चुअल में जो है वो ये है कि नाइट्रोजन तो हम बहुत यूज़ कर लेते हैं लेकिन फॉस्फोरस, पोटेशियम हमेशा से कम रहा है और इसकी वजह से हमारी मिट्टियाँ बेकार हो रही हैं। और मिट्टी बेकार होने के साथ साथ फसल जिस तरीके से उगनी चाहिए थी, जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, उतनी हो नहीं रही है। और इसकी वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फसल में जो पोषण होने चाहिए थे, न्यूट्रिशन होने चाहिए थे, वो नहीं है, क्योंकि इसमें आपने नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन भर दिया, फॉस्फोरस, पोटेशियम का यूज़ ही नहीं किया। यह है यहाँ पर प्रॉब्लम। तो एक रिपोर्ट है नीति आयोग की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो एवरेज NPK रेशियो है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो है इंडिया में, ये 2015-16 में 8:3:1 का था। तो नाइट्रोजन का भरपूर मात्रा में यूज़ हो रहा है, भर भर के यूज़ हो रहा है। ठीक है, जबकि हमारा जो रिकमेंडेड रेशियो है वो है 4:2:1 का। भाई नाइट्रोजन 4 यूज़, मतलब आप 4:2:1 आप 4% इसको देख सकते हो कि मतलब 4%, 2% और 1% के हिसाब से यूज़ होना चाहिए, जबकि यूज़ हो रहा था अभी तक कैसे 8:3:1 में। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कहोगे इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, इससे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। आपने फर्टिलाइज़र के नाम पे केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन यूज़ करना शुरू कर दिया, और इंडिया कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यूरिया भी यहाँ पर एक फर्टिलाइज़र, एक खाद है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। यूरिया सबसे बड़ा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। ठीक है, या कह सकते हो नहीं, इंडिया जो है एक 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का। ये अलग अलग है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, हम लोग तीसरे नंबर पर आने वाले प्रोड्यूसर भी हैं। तो हम लोग बहुत सारा प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन यूरिया का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पता है, यूरिया छोटा सा दानेदार हरा कलर का दिखाई पड़ता है, अब तो उस पर नीम की कोटिंग कर दी, इस वजह से वो हरा कलर का दिखाई पड़ता है। यूरिया का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यूरिया क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट से, बाकी सारे फर्टिलाइज़र से सस्ता है, तो हमारे फार्मर यूरिया का ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। समझ गए? तो इससे भी क्या हो रहा है, मार्केट में डिस्टॉर्शन हो रहा है। भाई आप केवल, और भी तो फर्टिलाइज़र्स, आप केवल यूरिया का ही दबा कर यूज़ कर रहे हो। और एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे फर्टिलाइज़र सेक्टर में क्या है? लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। इंडिया बहुत सारा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करता है, हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भारत में कमी रह जाती है, तो हमें दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो इंडिया में कौन से फर्टिलाइज़र्स हमें खरीदने पड़ता है? स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स की। नाइट्रोजन तो हम बना रहे हैं, खूब दबा के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बात है पोटेशियम और साथ ही साथ में फॉस्फोरस की। और पोटेशियम और फॉस्फोरस का इंपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अलग अलग देशों से परचेज़ किया जा रहा है, और इसकी वजह से इंडिया के अंदर में जो प्राइसेस है फर्टिलाइज़र्स के, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, क्योंकि बाहर से हमें परचेज़ करना पड़ता है।
समझ गए। तो इंडिया ने लंबे समय से अपने डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं किया है। 1990 से अगर आप कह सकते हो तो फर्टिलाइज़र के उत्पादन के मामले में भारत थोड़ा पीछे है। भारत को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के माध्यम से। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 24.66 मिलियन मैट्रिक टन्स का है पोटेशियम और साथ ही साथ में फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र का, जो कि केवल 50% डिमांड को पूरा करता है हमारे देश की, और बाकी 50% फिर मंगाना पड़ता है। भाई देश की आधी 50% डिमांड को मंगाना पड़ रहा है बाहर से, और वो कहाँ से मंगाना पड़ रहा है? चाइना, रशिया, मोरक्को, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया जैसे देशों से। तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइज़र के जो प्राइसेस हैं अगेन फिर वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं देश के अंदर में। समझ गए। तो ये यहाँ पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को लेकर इंडिया में बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। क्या है? सही से फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करना, ये भी अपने आप में दिक्कत है। अगर आप फर्टिलाइज़र का सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे, इसकी लिमिट क्रॉस कर दोगे, तो उससे चैलेंज सबसे पहला आएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। इससे हमारा सीधा सीधा एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा। अगर आप फर्टिलाइज़र का एक हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, नाइट्रोजन का एक हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन, यानी ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जो यहाँ पर, क्योंकि अब कुछ तो यूज़ हुआ, कुछ यूज़ नहीं हो पाया, कुछ यहाँ पे कंज्यूम कर लिया गया, कुछ कंज्यूम नहीं हो पाया, तो जो नहीं हो पाया यूज़ सही से, तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेंट बन जाएगा हमारे हवा के लिए, पानी के लिए और मिट्टी के लिए। दूसरी दोस्तों जो प्रॉब्लम आएगी वो है यूट्रोफिकेशन। आपने काफ़ी बार सुना होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? जब आप खेत में फर्टिलाइज़र का, खाद का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हो, एक अति कर देते हो उसकी, तो इससे यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज़ में होना स्टार्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ पर पानी बहकर हमारी वाटर बॉडी में पहुँचता है, तो वो वाटर बॉडी के अंदर में ये फर्टिलाइज़र वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेकर पहुँच जाता है, और इससे पानी के अंदर में फिर जो एल्गाई, जो हरी कलर की काई होती है ना, वो ग्रो करने लगती है। और इस प्रकार का पानी फर्टिलाइज़र जब बह बहकर हमारी वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है ना, तो इससे काई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ग्रो हो जाती है, और ग्रो होने के बाद में पानी के ऊपर जम जाती है वो, और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कट हो जाता है पानी के अंदर का। ठीक है, ऊपर से ऑक्सीजन कट हो जाएगा, जो सनलाइट है वो कट हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेंगे, तो समुद्र के अंदर जो पानी के उस वाटर बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मछली हैं और जानवर हैं, उनकी जान जाने लगती है। तो एनवायरमेंट के ऊपर ये भी इसका एक नुकसान है। तो आप समझ सकते हो फर्टिलाइज़र का सही तरीके से यूज़ ना करना किस तरीके से एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर एक प्रॉब्लम आती है सॉइल डिग्रेडेशन की। अगर आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का लगातार यूज़ करते हो, लगातार अगर हम नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे, तो इससे जो मिट्टी का उपजाऊपना है वो यहाँ पर कम होने लगेगा। इससे मिट्टी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो यहाँ पर कम होने लगेंगे। इससे यहाँ पर जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी है, वो यहाँ पे हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का एक्सेस में यूज़ करते हैं तो। फिर एक प्रॉब्लम और है रिड्यूस क्रॉप क्वालिटी, क्योंकि आपने फर्टिलाइज़र का सही से उपयोग नहीं किया, नाइट्रोजन भर भर के यूज़ किया, इससे मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो गई। तो अब लगाओ फसल जितनी लगानी है। अब अगर आप फसल लगा रहे हो तो जितनी हमें मिलनी चाहिए थी उगकर उतनी नहीं मिल पा रही है, उससे कम मिल पा रही है, उससे ज़्यादा तो आपने पैसा खर्च कर दिया उसके ऊपर। इससे सीधा सीधा यहाँ पर लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फिर एक और प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन, यानी जो हमारी धरती के नीचे पानी प्रेजेंट है वो भी गंदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट हमारा इस ओवर यूज़ फर्टिलाइज़र से निकलता है। ठीक है, जो हम लोग अधिक से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं इसमें से नाइट्रेट निकलेगा, और नाइट्रेट निकलकर सीधा धरती के नीचे जो पानी प्रेजेंट है उसको गंदा करेगा, और उससे लोगों की हेल्थ बर्बाद होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वही ग्राउंड वाटर को एज अ सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो नाइट्रेट लेवल अगर बढ़ जाएंगे ड्रिंकिंग पानी के अंदर में, जो पानी पीने वाला पानी है, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस प्रकार के और सारी जो डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर लोगों में फैलनी शुरू हो जाएंगी। हेल्थ कंसर्न्स को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। अब ये क्या है, जो हमारे पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी हमारी फसलों में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, उसको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो इसका यूज़ यहाँ पर दोस्तों हम लोग फर्टिलाइज़र के अंदर भी करते हैं। इससे यहाँ पे फार्मर्स की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कंज्यूमर जब इम्प्रॉपर तरीके से, गलत तरीके से और एक्सेसिव तरीके से इनका यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। फिर बात है इकोनॉमिक बर्डन। ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करना ये हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ठीक है, हमारे फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल नहीं है। अब भाई आप ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, ऐसा तो नहीं है फर्टिलाइज़र फ्री आ रहा है, आपने ख़रीदा है यहाँ पर, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास में कम ज़मीन है, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर कर्जदारी में दबते हुए चले जाते हैं, और इससे फसल ज़्यादा उगेगी नहीं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं और इधर यहाँ पे कर्ज़े में दबते चले जाएंगे, इससे फिर इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं।
फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो प्रोडक्शन है और जो एप्लीकेशन है हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का, इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन सीधा पोल्यूशन भी होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस है, ये हमारे क्लाइमेट चेंज में बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा गर्मी पैदा होती हुई नज़र आएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, राइटर ये बोलते हैं कि कैसे जो पीएम प्रणाम स्कीम है ये हेल्प कर सकता है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर में एक रिफॉर्म लाने के लिए, एक सुधार करने के लिए। तो पहला यहाँ पर जो सुधार हो सकता है वो है रिडक्शन इन सब्सिडी बिल्स। जो पीएम प्रणाम है ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है ताकि जो हमारी सरकार सब्सिडी बिल दे रही है, सब्सिडी बिल को यहाँ पर कम कर सके। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा जो खाद वगैरह मिलता है, फॉर एग्जांपल यूरिया वगैरह मिलता है किसान भाइयों को, अगर वो परचेस करते हैं यूरिया, तो उससे यहाँ पर उसके ऊपर वो थोड़े सस्ते दाम में मिल रहा है। जितना जो आता है ओरिजिनल उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनको कम दाम में मिलता है क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है, सरकार की साइड से यहाँ पर काफ़ी छूट मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पीएम प्रणाम जो है ये सरकार के पैसे बचा सकता है, सब्सिडी बिल को कम कर सकता है। कैसे? कि भाई आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ ही नहीं करना है, अब फर्टिलाइज़र की जगह बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करो। सरकार का मेन मकसद यहाँ पर यह है कि हमें 10,000 जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर होते हैं वो बनाने हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नेशनल लेवल पर माइक्रो फर्टिलाइज़र को लेकर यहाँ पे वर्क करें। तो हमें कहीं ना कहीं जो बायो फर्टिलाइज़र हैं इनको अडॉप्ट करना होगा, इनके प्रोडक्शन को सपोर्ट करना होगा। तो पीएम प्रणाम क्या कर सकता है, धीरे धीरे जो सरकार का फाइनेंशियल बर्डन है, जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के सब्सिडीज़ के ऊपर, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, इंपोर्टिंग के ऊपर खर्च हो रहा है, वो थोड़ा सा मेंटेन हो सकता है जब हम बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना शुरू करेंगे तब। ठीक है, समझ गए? तो ये बेसिकली एक बढ़िया तरीका है। फर्टिलाइज़र दोस्तों क्या हो सकते हैं? देखो फर्टिलाइज़र्स जो हमारे स्पेशली बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, देखो बायो फर्टिलाइज़र्स भी जैसे एक बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम के साथ साथ आपने एक नाम सुना होगा एजोस्पिरिलियम, ठीक है। तो ये ना हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। अब बायो फर्टिलाइज़र केमिकल वाले फर्टिलाइज़र से अलग हैं, ये हमारी प्लांट को ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ में पोल्यूशन को होने से भी रोकेंगे। तो इनको ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमारे राइटर का कहना है। फिर ये बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल। अब पीएम प्रणाम एक तरीके से और हेल्प कर सकता है क्योंकि इससे सब्सिडी बिल कम होगा, सरकार को कम पैसा खर्च करना होगा। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है, भारत को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं पैसों के मामले में, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस होती हुई नजर आएंगी। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके हम जो अल्टरनेटिव जो बायो फर्टिलाइज़र उसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकेंगे। फिर एक और फ़ायदा होगा, इससे हम लोग यहाँ पर जो फार्म फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स हैं उनको भी सपोर्ट कर सकेंगे। जो पीएम प्रणाम है ये हेल्प कर सकता है हमारे फार्म फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स को, अलग अलग ग्रुप को, उनको ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो बायो फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और इससे अगेन हमारी जो इकॉनमी है वो बच सकेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग इंसेंटिवाइज कर सकते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमें बायो फर्टिलाइज़र्स को अच्छे से प्रमोट करना, बायो फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना। तो इसके यूज़ के ऊपर आप इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते हो जिससे यहाँ पर लोग इसका यूज़ करना शुरू करेंगे, इसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन, ये भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। जो पीएम प्रणाम है ये सपोर्ट कर सकता है इनिशिएटिव्स को ताकि जो हमारे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स हैं, जो बाकी सारे यानी बायो फर्टिलाइज़र्स है जो हम खेतों में यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इस प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशन आप दिखाओ लोगों को ताकि लोग इसको अपनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का विश्वास जीतने के लिए, स्पेशली हमारे फार्मर्स को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए वो इन प्रोडक्ट्स को एडॉप्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र को लेकर सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी है कि बायो फर्टिलाइजेशन एक क्वालिटी वाला फर्टिलाइज़र है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक बढ़िया क्रॉप्स को उगा कर दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यह था पूरा का पूरा डिस्कशन। तो आई होप आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम पर्सपेक्टिव में हर एक पेपर में इसको लिंक कर सकते हैं। ना आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको देखते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बोलता है कि भारत का जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी रिजीम है, यानी कि भारत का जो पूरा फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसके अंदर में एक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, हाउ रिसेंटली लॉन्च पीएम प्रणाम, कैसे जो हाल ही में पीएम प्रणाम स्कीम आई है ये हेल्प कर सकती है, इसके बारे में डिस्कस करो 250 शब्दों में। समझ गए? तो भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, आप इससे क्या समझते हो? हाल ही में शुरू की गई है जो पीएम प्रणाम स्कीम है, इस योजना इसमें कैसे मदद कर सकती है, इसके बारे में चर्चा करना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है।
आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप लोग जाकर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। क्या काम करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, कौन कौन सी नदियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश के थ्रू गुजरती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। आपने यमुना के बारे में अगर पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। यमुना अक्सर न्यूज़ में रहती है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये 5 नदियाँ हैं जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के थ्रू गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ चुका होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।